नमस्कार बच्चों और मेरे साथियों, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और जो विषय है जिसमें सबको चिंता होती है वो है गणित विषय। सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा गणित का पेपर बहुत अच्छा हो जाए, तो इसीलिए आपका गणित का पेपर अच्छा हो, आपके अच्छे नंबर आए। इसीलिए हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी लगातार मदद कर रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे सवाल लगवा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उससे जुड़े कुछ सवाल भी अगर आपके आ जाएं, आप पूरे पूरे सही करें ताकि आप एक परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। तो द्विघात समीकरण जो है चल रहा था और इसमें हमने 6 सवाल लगवा दिए थे, कुछ सवाल बचे थे, उसको बोले थे कि आप लगाइएगा और हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलाइए अगर आपकी गलती हुई है तो चलिए, अगर आपने नहीं लगाया है तो कापी पेन ले लीजिए, लगाइए साथ में। और इसमें ये होता है कि देखिए 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, अगर आप 4 सवाल लगाते हैं तो कुछ नहीं है, आपको हर एक चैप्टर का रिवाइज होता है, बीच बीच में फार्मूले बताते हैं, तो वो उतना धीरे 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 आपका पूरा गणित डेली रिवाइज होता रहता है। इसके अलावा आप दिन में तो लगाइए ही लगाइए, सभी विषय पढ़िए, ठीक है, क्योंकि सारे विषय ही देखिए आपको नंबर देंगे। यूपी बोर्ड में 30-30 नंबर के अगर प्रैक्टिकल हैं, 70-70 के पेपर होने, तो देखिए गणित कभी 70 का होता है, हिंदी कभी 70 का होता है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप गणित ही पढ़िए या आप अंग्रेजी ही पढ़ते रहिए, स्कोर सभी में करना है। गणित थोड़ा पढ़ना इसलिए ज़रूरी ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके, क्योंकि गणित स्कोर ख़राब कर देता है। हिंदी अंग्रेजी और इनको भी ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये आपका स्कोर बनाएंगे। अगर आपका गणित का पेपर थोड़ा ख़राब हो जाता है तो हिंदी इंग्लिश आपको नंबर दे के आपका टोटल परसेंटेज अच्छा करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। 7 नंबर हम लोग सवाल लगाते हैं। लिखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। जैसे 2 है, 2 का व्युत्क्रम 1/2, एक्स है, एक्स का व्युत्क्रम 1/x, यानी व्युत्क्रम वो संख्या होती है जिसको उस संख्या पर गुणा किया जाए तो गुणनफल 1 आता है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष आयु के बाद के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु बताओ। तो हम उसकी मान लिए कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से लिख देंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व क्या होगी, x - 3 वर्ष का होगा रहमान। मान लीजिए अभी 20 का है तो 17 का रहा होगा। फिर 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x धन 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह क्या रहा है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इन दोनों का योग 1/3 है। तो यानी इस आयु का व्युत्क्रम 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, दोनों का योग क्या है 1/3। ये मिल गया हमको सवाल। अब इस तरह के सवाल ना ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कि देखिए इसमें जो हमने एक सवाल ये लगवाया है तो ये तो इस तरह का आ ही गया और साथ में इबारत भी आ गई, यानी ये इस तरह के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं जिसमें आपको इबारती भी का भी पूछ लिए कि आप लगा पाते हैं कि नहीं, और जब बाद में यहाँ पर समीकरण बन गया है तो इस तरह का बन गया, तो इसमें दो दो चीज़ें आपसे एक ही सवाल में पूछ लिया जाता है। इन सवालों को ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि इसमें दो दो चीज़ें जो है एक साथ ही आ गई। तो ये एक सवाल लगवा भी चुके हैं पिछले वीडियो में। तो तरीका वही है बच्चों कि दोनों को क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है, इसका भाग 2 तो x धन 5 आएगा, x धन 5 दोगे x - 3 आएगा 1/3। ऊपर आएगा 2x धन 2 बटे, इसका गुणा करा लो तो आएगा x² धन 5x - 3x - 15 बराबर 1/3। 3 का यहाँ गुणा करा दो तो आएगा 6x धन 6, ये 1 करा दो तो x² धन 2x - 15। इन सबको उधर भेज दो तो x² - 4x - 25 बराबर 0, ठीक है। अब हमको ये करना है कि x² - 4x - 25
ये बराबर जो है 0 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 21 होगा, 15 6 का, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए अब 21 को हमको ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने की घटाने पर 4 आए। ठीक है, तो 7 21 होता है, तो यहाँ से फैक्टर जो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x धन 3x माइनस 21 बराबर 0। एक्स कामन लोगे, एक्स माइनस 7 धन 3 कामन लोगे, एक्स माइनस 7 बराबर 0। एक्स माइनस 7 एक्स धन 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 7 या माइनस 3, 2 आ गई। अब देखिए किसी की भी आयु कभी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एक्स बराबर 7 वर्ष, यानी रहमान कितने वर्ष का है वर्तमान में, 7 वर्ष का है। ठीक है, तो ये जो है 7वां सवाल था हम लोग का। उसके बाद हम लोग देखिए 8 और 9, ये 2 सवाल ऐसे हैं जो कि मूलों की प्रकृति से जुड़े हैं। तो इसके बारे में पहले हम चर्चा कर देते हैं कि जैसे एक द्विघात समीकरण होता है, उसका व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी। ठीक है, यहाँ से हम विविक्त कर निकालते हैं डी, जिसमें निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट के अंदर होता है। आपने इतना पढ़ा होगा कि देखिए रूट के अंदर की संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है या 0 होती, निगेटिव नहीं होती है। निगेटिव के लिए वो काल्पनिक संख्या मानी जाती है, जिसको हम लोग मिश्र संख्या बोलते हैं। तो वो हमारा कक्षा 10 का पार्ट नहीं, उसको कक्षा जो है 11 में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमको सिर्फ इतना समझना है कि हमको कोई भी सवाल दिया जाए तो ABC निकालना है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, मतलब डी निकालना है। अगर ये डी पॉजिटिव आता है, अगर ये डी बराबर 0 के आता है, या ये डी निगेटिव आता है, 3 ही कंडीशन हो सकती है। अगर ये आई ना, तो इसका मतलब है कि मूल जो है क्या है, वो वास्तविक हैं और बराबर है, मतलब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा, दोनों मूल बराबर होंगे। ये है, तो इसमें भी सेम केस, मूल वास्तविक हैं लेकिन समान नहीं है, मतलब ये कि अलग अलग है, मूल तो वास्तविक है। अगर ये निगेटिव आ गया तो मूल निकलेंगे ही नहीं, इसका मतलब ये है कि मूल जो है वो कैसे हैं, काल्पनिक हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसमें ना 8 नंबर में जो पूछा जा रहा है वो यही है कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x धन 4 बराबर 0। कह रहे हैं मूलों की प्रकृति बता दो कि मूल हैं कैसे, मतलब निकाले भी जा सकते हैं कि काल्पनिक हैं, अगर निकाले जा सकते हैं तो क्या वो बराबर हैं कि बराबर नहीं है। तो सबसे पहले निकाल लो भैया, तुलना कर दो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर 3, b बराबर -4/√4 इंटू √3, c बराबर 4। पेपर में ना हमको ऐसे एक एक लाइन लिख लिख के लगानी ताकि वहाँ नंबर अच्छे मिले। ठीक है, तुलना करने पर ए बी सी निकल आया। अब डी निकालो, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट। तो बी स्क्वायर का मतलब है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। इसका करेंगे ना तो देखो माइनस माइनस का प्लस होगा, 4 चौको 16 होगा और √3 का 3 होगा, 16 3 48 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48, कितना आ गया, डी 0। यानी मूलों की प्रकृति क्या है, मूल वास्तविक तथा समान है। बस इसमें और लिख दें अगर, क्योंकि डी बराबर 0 इसलिए मूल वास्तविक तथा समान है। अगर ये 0 नहीं आता, ये बाद वाली ना, मतलब ये कि देखिए 0 कब आएगा, जब बी स्क्वायर का मान 4ac के बराबर होगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब बी स्क्वायर ज़्यादा होगा। अगर ये चीज़ मान लो 50 लिखी होती तो 2 आ जाता, समझ रहे हो, मतलब √2 आ जाता। √2 का मतलब क्या है कि मूल वास्तविक होते लेकिन समान नहीं होते। अगर ये 4ac वाला टर्म ज़्यादा निकल जाए तो इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया तो निगेटिव आ गया। निगेटिव का मतलब मूल काल्पनिक है। ठीक है, तो ये 8 नंबर का सवाल था हम लोगों का। अब आगे देखिए 9 और 10।
9 का। अब इस तरह का सवाल एक हमने रख लिया है कि k का वैल्यू, कि k का मान बताओ कि भैया kx x माइनस 2 धन 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो, ये पहले ही बोल दिया है। तो पहले तो इसको हम एक द्विघात समीकरण बनाएं ताकि हम तुलना कर सकें, क्योंकि अगर ये द्विघात समीकरण होगा नहीं सही से तो फिर तुलना कैसे करेंगे। तो kx का गुणा करा दो, तो kx स्क्वायर माइनस 2kx धन 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ आएगा kx स्क्वायर और ये पूरा हाई है, तो यहाँ से लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर क्या आ गया k, x स्क्वायर का गुणांक a है तो k आ गया, b आया माइनस का 2k और c जो है वो 6 है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि k का मान बताओ कि मूल बराबर है, तो लिख देंगे यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो d बराबर 0 होना चाहिए, तभी मूल बराबर होंगे। तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आना चाहिए 0। दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac आ जाएगा। वैल्यू रख दो तो माइनस का 2k का होल स्क्वायर बराबर 4ac, तो ये आ जाएगा 24k और यहाँ से आ जाएगा 4k स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0, तो k हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4k माइनस 24 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा k बराबर 0 और k बराबर 4 छंग 24। तो ये दो मान मिलेंगे, k बराबर 0 भी सही है, k बराबर 6 भी सही है। यानी k अगर हम ये ले लेंगे तो इसके मूल क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं गलती, कि जब यहाँ से उनको इतना मान मिलता है ना 4k स्क्वायर बराबर 24k, तो वो क्या करते हैं इस k को एक k से उड़ा देते हैं और k बराबर सिर्फ 6 ही निकालता है। आपको ये कभी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण है तो मूल जो निकलेंगे वो 2 निकलेंगे, जो कि पावर 2 है। तो आपको इसको इधर बुलाना है, माइनस में करना है, उसके बाद हम एक k कॉमन लेंगे। हम इसको, ये है तो द्विघात समीकरण ना, तो जब द्विघात समीकरण है तो 2 मूल निकलने, तो कभी भी ये गलती नहीं करना। इससे आपको एक, भाई जो 2 थे आपने तो इसको एक मूल ही काट दिया ना पूरा, तो कैसे पाएंगे, तब तो फिर एक ही आएगा। तो ये हमको गलती नहीं करनी, वरना हमारी इस तरह में नंबर कटेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है इस चैप्टर का आखिरी सवाल लगाने जा रहे हैं, रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ। ये भी पूछा जा सकता है, और रेलगाड़ी है, ये सब है, इनके सवाल चाल दूरी से ही होते हैं, चाहे धारा का सवाल हो या रेलगाड़ी का सवाल, क्योंकि दूरी तय करने वाली चीज़ चाल दूरी समय, तीन ही चीज़ें। समझते हैं, पहले तो सवाल पढ़िए। लिखा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, जब एक समान चाल होगी तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, यानी अगर वो चाल ना अपनी जितनी से भी चल रही, मान लीजिए 60 से चल रही तो 65 कर ले, 80 चल रही तो 85 कर ले, तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। मतलब अगर वो 5 किलोमीटर बढ़ाती है तो समय ना 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। अगर उसको 10 बजे का है तो 9 बजे पहुंच जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो ठीक है, जो पूछा है वही मान लो। तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ बात किलोमीटर और घंटे में की गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब पूरी जो दूरी दी हुई है, दूरी कितनी दी है पूरी 360 किलोमीटर। तो अगर मान लो एक समान चाल से चल रही तो पहले का जो समय लगा उसको, समय t1, वो कितना लगा, दूरी बटे चाल। तो अगर वो अपनी स्पीड से चल रही थी ना जो पहले उसकी थी, तो वो t1 समय लेती है। लेकिन आप क्या करते हैं, चाल जो है बढ़ा देती है। ठीक है, तो लिख दें कि नई चाल जो है कितनी हो गई अब उसकी, x धन 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो t2 समय है उसका वो क्या होगा, दूरी इतनी ही तय करनी है, लेकिन अब चाल क्या हो गई उसकी, बढ़ गई। तो अब समय जो लगा वो t2 समय लगा, अब वो 1 घंटे पहले पहुंच जाती है।
तो 1 घंटे पहले पहुंचने का क्या मतलब होता है कि पहले वाला समय तो ज़्यादा था ना, तो T1 माइनस T2 इसका अंतर कितना है 1। 1 घंटे पहले ही तो पहुंची, जो पहले 10 बजे पहुंचना था 9 बजे पहुंच गई। पहले चाल कम थी तो ज़्यादा समय लगा, तो बड़ा कौन है T1। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि T2 घटाएं T1। भाई इसका ये हर बड़ा हो गया ना, अंश तो वही है, जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या उतनी छोटी, T2 छोटी है। T1 का वैल्यू रख दो 360/x माइनस 360/x धन 5 बराबर 1। अब देखिए ये भी उसी तरह का द्विघात समीकरण बन गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार ना ऐसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे जिसमें आपसे डबल डबल चीज़ें एक ही सवाल में पूछ ले। तो ये ना बोर्ड मेंबरों के फेवरेट सवाल होते हैं कि इसमें कुछ सोचना नहीं। अलग से सवाल इस तरह के देने से अच्छा है कि एक लैंग्वेज वाला भाषा का सवाल दे दो, तो लड़के को ये भी पता चल जाए कि ऐसे सवाल लगा पाता है, और लगा पाता होगा भैया तो इसको भी लगाओ भी। तो इसमें डबल डबल चीज़ें आपसे पूछ लेता है। तो जब भी उनको कोई ऐसे सवाल रखने होते हैं तो ऐसे सवाल ज़रूर रखते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आपको एक ही सवाल में पूछ ले, इससे अच्छा क्या है। ठीक है, तरीका वही है। x धन 5 को ले लो भैया एलसीएम। x को काटेंगे तो 360 गुणे x धन 5 माइनस 360x बराबर 1। 360 का गुणा करा दो, 360x धन 360 में से 5 का गुणा करा दो, तो 5 का कराओगे तो 5 0 0, 5 6 का 30, 3 आया, 5 3 15, 3 18, 1800 आ गया माइनस 360x, और यहाँ से करा दो x² धन 5x। ये ना कट जाएगा, यहाँ 1 है और बटे में भी 1 कर लें क्योंकि गुणा कराना है। तो ये ना इधर गुणा हो गया तिर्यक में तो आया x² धन 5x, वो उधर हो गया तो हो गया 1800। तो x² धन 5x माइनस 1800 ये द्विघात समीकरण बन गया। मतलब सवाल ही उसी का है। पेपर में भी आपको समझना है कि अगर द्विघात बन गया तो समझ जाओ कि ये जो सवाल पूछा गया वो द्विघात से पूछा गया है। अगर रैखिक समीकरण बन गया तो आप समझ जाइए रैखिक है, क्योंकि ऐसे भाषा वाले सवाल 2 ही चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए 1800 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिसको घटाने पर जो है 5 आए। ठीक, तो 1800 को ना हमको इस तरह से फैक्टर नहीं करना, हमको बस तोड़ना बस है। तो 1800 को तोड़ दो, देखो ये 2 जीरो है मतलब ये 100 है, तो 10 10 से ये टूट गए, और 18 को तोड़ेंगे तो 9 गुणे 2 होता है। ठीक है, 9 दूना 18 और ये हो गया 1800। अब इसी में पेयर बनाएंगे, अगर 5 घटाने पर बनना है तो देखो इससे 90 हो गया, इससे 20 हो गया, तो 90 20 में 70 बनना हमको 5, तो यानी इनको और तोड़ो, तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 और ये 9 गुणे 2। अब दिमाग लगाओ कि इनको ऐसे सेट करना है कि हमको आ जाए बस। तो 2 दूनाई 4 दूनाई 8, 2 2 वाले ले लो, 5 ले लो, 40 और 9 पन्ना 45, ये सही है। तो 45 गुणे 40 का कॉम्बिनेशन बनना, 45 गुणे 40 1800 होता है, और 45 में से 40 घटाएंगे तो x² भी होता है, इसलिए यही बना। x कामन ले लो, x धन 45 माइनस 40 कामन ले लो, x धन 45 बराबर 0। x धन 45 और x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर माइनस 45 या 40। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है। तो चाल जो होती है ना वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो किसको लेंगे 40 को। अब बहुत लोग कहेंगे माइनस में होता है, देखिए वेग माइनस में होता है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, क्योंकि वेग में जो होता है ना वो दिशा होता है, तो इसलिए माइनस जो लगा भी होता है ना तो देखिए वो दिशा दिखाता है, वो कोई मान नहीं दिखाता। क्योंकि चाहे चाल हो, दूरी हो, समय हो, वेग हो, त्वरण हो, है तो ये सब वैल्यूबल ना, मान तो होते हैं। अगर उसमें माइनस है तो समझ जाइए कि दिशा है। तो चाल जो है वो अदिश राशि होती है, तो उसमें कहीं माइनस का कहीं जिक्र नहीं होता, तो -45 जो होगा वो गलत होगा। क्योंकि आप ये भी समझ के देख लीजिए, कभी भी वेग नहीं लिखा होगा ऐसे सवालों में, हमेशा चाल होता है। देखिए मान लीजिए, चलिए होता भी है, तो -45 है, -45 को यहाँ रख दो, तो क्या समय माइनस में आएगा? तो समझ जाइए कि ये क्या होगा, नहीं होगा, इसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। क्या होगा, x बराबर 40। तो जो रेलगाड़ी की चाल आई वो कितनी आई, 40 किलोमीटर पर आवर, ये। ठीक है, अब आप निकाल लो भैया, जांच भी कर सकते हैं।
इन सवालों में यही तो आराम होती है कि जो निकालो उसकी जांच कर लो। तो पहला समय देखो T1 360/40, 4 नहीं है 36, कितने घंटे लगे 9। अब 360 में से 45 का भाग दे दो तो ये ना 8 बार इसको काट देगा, समझ गए। 5 से काटो, 5 9 45 और 5 7 35 72, 9 8 72। देखो 1 घंटा कम समय लगा। इसका मतलब जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये थे आपके द्विघात समीकरण से जुड़े हुए सवाल जो शेष बचे थे, और आपने लगाए होंगे तो देखिए कितने सही होते हैं। आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि हमने लगाए थे और मेरे पूरे सवाल सही या एक गलत हुआ, या जो गलत हुआ उसको देखिए कि आपकी कहाँ गलती हुई है। ठीक है, और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि सभी विषय को टाइम दीजिए, बराबर पढ़िए। अभी खूब समय है आपके पास। 16 फरवरी से पेपर है और जो गणित का है वो 21 फरवरी को है। ठीक है, तो जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कुछ उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।